लेट्स टॉक फॉर अवेयरनेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत। मैं फिर से सीएम मनोज कुमार यादव आप लोगों के सामने एक इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो लेकर। दोस्तों, जहां पूरा विश्व आज कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, वहाँ आम आदमी का जीवन भी पेचीदगियों से भरा हुआ है। वो अपने बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, इसी के चलते बहुत सारे नए बिजनेस मॉडल और काम करने के तरीके सामने आए। उनमें से क्रिएटिव प्रोफेशन भी एक ऐसा ही तरीका है जिसमें ये व्यक्ति एज ए फ्रीलांसर, ब्लॉगर, यूट्यूबर, डिजिटल वेब प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इस प्रोफेशन, इस बिजनेस मॉडल में एक्सपोनेंशियल अर्निंग कैपेसिटी है, पर ये प्रोफेशनल्स थोड़े से कंफ्यूज हैं, डाउट में हैं, क्योंकि इन्हें बहुत सारे लीगल लॉज कंप्लाइंस करना पड़ता है जिनकी इन्हें नॉलेज नहीं होती है। तो दोस्तों, उन्हीं लीगल में से आज मैं आपको टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मेलिटीज़, एप्लीकेबिलिटीज़ एंड कंप्लाइंसेस के बारे में बताऊंगा। यदि आप एज ए फ्रीलांसर, ब्लॉगर या यूट्यूबर या आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन डिजिटल वेब प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपने क्लाइंट को प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज्ड होगी, आपकी कंप्लायंस कॉस्ट कम से कम होगी। एक बार हमें ये मालूम पड़ गया कि ये लोग कौन हैं और ये किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन पे कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं, केवल जीएसटी देना है या इनकम टैक्स भी देना है। तो दोस्तों, आपको ये क्लियर कर लेना है कि आप दे क्या रहे हो। आप क्योंकि प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो, तो ऑन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज जीएसटी इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल। यदि आप सेवाएं दे रहे हैं, सेवाओं पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा, और उन सेवाओं से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो दोनों ही टैक्स आप पे एप्लीकेबल होने वाले हैं। हम एक एक करके इनके इम्प्लीकेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है एज पर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, जो इज ऑल द फॉर्म ऑफ सप्लाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ by any person for a consideration for a business or for the furtherance of his business is liable to be a GST। तो दोस्तों, ये तो मालूम पड़ गया कि भाई साहब जीएसटी लगेगा, क्योंकि आप सप्लाई क्या कर रहे हो, सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो। तो सर चलो मैं जीएसटी दे दूंगा, इसके लिए मुझे कोई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? हाँ भाई, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा यदि आपके द्वारा है कोई भी सेवाएं दी जा रही हैं। तो फ्रीलांसर, ब्लॉगर्स, ऑनलाइन क्लासेस यदि आप कंडक्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जीएसटी में। आपको रजिस्ट्रेशन की कुछ कंडीशंस को देखना पड़ेगा। देयर इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट आ रही है, बीइंग ए फ्रीलांसर या ब्लॉगर। उस केस में यदि 20 लाख से कम की आपने सर्विसेज दी, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। पर यदि सेवाएं, सर्विसेज आपके द्वारा 20 लाख से ज़्यादा दी जा रही हैं, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है, तो उस केस में उससे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब यदि कोई व्यक्ति दिल्ली में है और गुड़गांव में कोई सर्विसेज दे रहा है, तो उस केस में भाई साहब उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नहीं कराया तो उस केस में आपको 10,000 रुपये तक की पेनल्टी के प्रोविजंस हैं जो लग जाएंगे। एज ए फ्रीलांसर, यूट्यूबर, ब्लॉगर और कंटेंट राइटर, तो अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि सर मुझ पर जीएसटी का रेट क्या एप्लीकेबल होगा। दोस्तों, जब हम रेट ऑफ जीएसटी की बात कर रहे होते हैं, तो ये दो चीज़ों पर निर्भर करता हो कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या है, दूसरा आपने जो रजिस्ट्रेशन की स्कीम ऑप्ट की है वो किस तरह की है। यदि नॉर्मल स्कीम है या आपने कोई रिलैक्स्ड या कंपोजिशन स्कीम बोलते हैं वो ऑप्ट की है, तो दोनों पॉइंट को कंसिडर करके ही आपका जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा। बात करते हैं पहले पॉइंट पे, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहाँ हो सकती है। तो दोस्तों, यदि बीइंग अ फ्रीलांसर आप आउट ऑफ इंडिया किसी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हो, तो उस केस में इसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहा जाता है, इस पे IGST लगेगा। दूसरा, ऐसी सर्विसेज को एक स्पेशल नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जम्प्ट किया गया है, इन्हें जीरो रेटेड सप्लाई भी कहते हैं, मींस इन पे जीएसटी का रेट 0% रहेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ ये नहीं बोला है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे कभी टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, यहाँ जीरो रेटेड है, इट मीन्स अभी फिलहाल एग्जम्पशन के थ्रू आपको जीरो रेटेड देना है। भविष्य में यदि रेट चेंज होता है तो इस पे आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। अब आप जब बीइंग अ फ्रीलांसर या ब्लॉगर या कंटेंट राइटर, आप अपनी सर्विसेज देने के लिए यदि इसमें कोई इनपुट सर्विसेज यूज़ करते हो या फिर किसी कैपिटल गुड्स का यूज़ करते हो या फिर आप इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए कोई खर्चे कर रहे हो, जितना भी जीएसटी पे किया है आप इस जीएसटी का भी
क्लेम ले सकते हो, जिसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। पर यदि आपने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की हैं तो उस केस में आपके पास में 2 ऑप्शन होंगे किस तरह से आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हो। पहला ऑप्शन ये, आप IGST नहीं पे करें, आप केवल एक बॉन्ड साइन करें या फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन कर दें और अनयूटिलाइज अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स पे करें और जितना भी आपका IGST बच रहा है उसको आप एज ए रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी बीइंग अ फ्रीलांसर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, आउट ऑफ इंडिया सर्विस कर रहे हो, तो उस केस में आपका क्रिटिकल डिसीजन इस पॉइंट पे आके अटकता है कि यदि मेरे पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए है तो मुझे क्या ऑप्शन ऑप्ट करना। पर दूसरा, कर रहे हो इंडिया में ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उस केस में आप पे नॉर्मल GST के प्रोविजंस लगेंगे और आपको CGST और SGST दोनों ही देना पड़ेगा, जिसका रेट आपका 18% रहेगा। फिलहाल हमने बात करी कि प्लेस ऑफ सर्विसेज, हाउ दे आर गोइंग टू डिटरमाइन द रेट ऑन GST। एक दूसरा तरीका और है कंपोजिशन स्कीम। 2019 में सर्विस प्रोवाइडर्स को कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठाने के लिए पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया। उनका मोटिव केवल इतना था कि वो असिस्ट करना चाहते थे और जो कंप्लाइंस बर्डन था उसको रिड्यूस करना चाहते थे। अब इस कंपोजिशन स्कीम को अवेल कौन कर सकता है? तो हर वो व्यक्ति जिसका एग्रीगेटिव एनुअल टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है, वो व्यक्ति इसे अवेल कर सकता है। इसके अलावा 2 कंडीशन और भी थी कि उस व्यक्ति का टैक्सेबल पर्सन होना जरूरी है। दूसरा, उस व्यक्ति के द्वारा कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं होनी चाहिए थी। यदि इन 3 कंडीशंस को वो पूरा करता है तो ही कैन अवेल कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। अब इसका बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट यह है कि जो नॉर्मल प्रोविजन में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ती है, उतनी बुक्स आपको और रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, जहाँ एक आम टैक्सेबल पर्सन को लगभग साल में 25 रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, वहीं कंपोजिशन स्कीम में आपको केवल 5 रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है कि रिड्यूस टैक्सेबल रेट। GST का रेट जो नॉर्मली 18% है वो घटकर आपके लिए 6% हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है केवल इसमें फ़ायदा है, नुकसान भी आपको कंपोजिशन स्कीम का उठाना पड़ेगा। पहला नुकसान यह है कि यदि आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हो तो उस केस में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट अवेल नहीं कर सकते हो। दूसरा, आपके द्वारा जो भी बिल रेज किया जाएगा उसे हम बिल ऑफ सप्लाई कहेंगे, टैक्सेबल इनवॉइस नहीं होगी। मीन्स आपसे जिसने सर्विसेज ली हैं आपके उस क्लाइंट को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड नहीं होगी। दूसरा, ये जो रिड्यूस और रिलैक्स रेट ऑफ 6% आप पे एप्लीकेबल हो रहा है, इसका बर्डन आप अपने क्लाइंट पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो एक तरफ जहां कंपोजिशन स्कीम में आपके लिए फायदा है कि आपका रेट रिड्यूस रेट पे आएगा, वहीं दूसरी तरफ आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं ले पाओगे। तो दोस्तों, इट इज अगेन अ क्रिटिकल पॉइंट वेयर यू आर गोइंग टू एग्जामिन वेदर यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर नॉर्मल प्रोविजंस को ऑप्ट करने वाले हो या फिर कंपोजिशन स्कीम में आने वाले हो। अगेन डिसीजन इज योर्स। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं, यदि कोई फ्रीलांसर अपने क्लाइंट को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उस सर्विसेज के लिए उसे बिल या इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। तो कितने तरह के बिल होते हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। तो आप चाहें तो बिल ऑफ सप्लाई दे सकते हो, टैक्सेबल इनवॉइस दे सकते हो, या फिर आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट दे सकते हो। हर वो व्यक्ति जिसने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रखा है वो हमेशा बिल ऑफ सप्लाई देगा, वो कभी भी टैक्सेबल इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। टैक्सेबल इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई आपको 30 दिन के अंदर में देना पड़ेगा जिस दिन से आपने सर्विस को सप्लाई किया है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का इंपॉर्टेंस इतना है कि यदि जो ओरिजिनल इनवॉइस आपने बनाई थी उसमें यदि कोई एडजस्टमेंट होता है, मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज इन इनवॉइस अमाउंट, तो उस केस में आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। दोस्तों, इनवॉइस इन द केस ऑफ सर्विसेज 2 कॉपी में रहेगी। ओरिजिनल कॉपी क्लाइंट या सर्विस रेसिपेंट के लिए पास जाएगी और डुप्लीकेट कॉपी आपके पास में रहने वाली है। तो दीज आर व्हाट सम रूल्स रिलेटेड टू व्हाट इनवॉइसिंग, हाउ द बिल गोइंग टू बी रेज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर इफ ही इज अ फ्रीलांसर और अ ब्लॉगर। अब बात आती है इंटरेक्शन विद डिपार्टमेंट। आप सर्विस देते हो, सर्विस देने के बाद में आपने बिल रेज कर दिया। अब देयर मस्ट बी ए कम्युनिकेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड द टैक्स पेयर। तो इस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं रिटर्न। एक नॉर्मल टैक्स पेयर को जीएसटी में लगभग 25 रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, जिसमें से GSTR1, GSTR3B और GSTR9। 12 GSTR मंथली आपको फाइल करने पड़ेंगे, GSTR1, GSTR3B आपको 12 फाइल करने पड़ेंगे और एक एनुअल रिटर्न।
सिमिलरली यदि आप फ्रीलांसर और अपने क्लाइंट को प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो दोस्तों आपको भी ये 3 रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। हम बात करते हैं किस तरह से होगा। GSTR 1 आपको मंथली फाइल करना पड़ता है कि जिस महीने का आप GSTR 1 फाइल कर रहे हो महीने के खत्म होने के अगले महीने की 13 तारीख तक आपको फाइल करना पड़ेगा। पर यदि आपका एग्रीगेटिव एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो उस केस में आपको ये रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। हम बात करते हैं GSTR 3B। ये समरी रिटर्न है, ये टैक्स पेयर्स को भरना पड़ेगा सिवाय कंपोजिशन स्कीम जिन्होंने ऑप्ट किए उनके अलावा। ये भी मंथली आपको फाइल करना पड़ेगा, पर यदि आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उस केस में आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एनुअल रिटर्न जिसे हम GSTR 9 कहते हैं, ये एनुअल रिटर्न है, साल में एक बार फाइल करना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है तो आपको 5 रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। नॉर्मल प्रोविजन के थ्रू आ रहे हैं तो उस केस में आपको 25 रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। वहाँ आप कुछ कंडीशंस का फ़ायदा ले सकते हैं। यदि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो क्वार्टरली, 5 करोड़ से कम है तो GSTR 3B आप क्वार्टरली जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आपने तयशुदा टाइम लिमिट में इनवॉइस इशू नहीं की, रिटर्न फाइल नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उस केस में होगा क्या। तो दोस्तों देयर इज अ पैनल कंसिक्वेंस, इट शैल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस और इन ऑफेंसेस की आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। जैसे हम बात करें यदि आपने तयशुदा टाइम लिमिट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो 10,000 रुपये तक की आपके ऊपर लाइबिलिटी आ सकती है। वहीं आपने रिटर्न टाइम लिमिट में जमा नहीं कराया तो 100 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी होगी और ये 100 रुपीज़ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग देने पड़ेंगे। मतलब 200 रुपये प्रति दिन आपको पे करना पड़ेगा, जो मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ तक जा सकता है। तो देयर इज अ पैनल कंसिक्वेंसेस। अब तक दोस्तों हमने बात करी कि GST एक्ट आप पे एप्लीकेबल है या नहीं। बीइंग अ फ्रीलांसर, बीइंग अ ब्लॉगर, बीइंग अ कंटेंट राइटर, यदि आप सर्विसेज दे रहे हो तो आप पे GST एप्लीकेबल है। GST में कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आप पे कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, आप इनवॉइसिंग और बिल रेज कैसे करने वाले हो, आपका इंटरेक्शन विद GST डिपार्टमेंट कैसे होने वाला है, कौन कौन से रिटर्न आपको फाइल करने हैं और यदि आपने इन कंप्लाइंसेस में यदि कोई कमी कर दी तो आप पे कौन कौन सी पेनल्टी प्रोसिक्यूशंस लग सकते हैं। दोस्तों जब भी आप अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हो तो इन पॉइंट्स को जरूर देखें। इन पॉइंट में से किसी भी चीज़ को स्किप करते हैं तो यू आर गोइंग टू बी अंडर स्कैरी टैक्सेशन। इससे यदि आप बचना चाहते हैं तो इन चीज़ों को कंसिडर करके चलना चाहिए। दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। इसी कमिटमेंट के साथ में इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करने की परमिशन चाहूँगा। अगला वीडियो सर्विस प्रोवाइडर से ही रिलेटेड है। यदि बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर, फ्रीलांसर्स और ब्लॉगर्स, यदि आप सर्विसेज देते हो तो इनकम टैक्स के ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।